साथ हम सीनियर जर्नलिस्ट राहुल देव जी जुड़ चुके हैं गुड़गांव से और हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया सीधे गुड़गांव से माफ कीजिएगा न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है, जयललिता को 4 साल की सजा, 100 करोड़ का जुर्माना। न सिर्फ अब सीएम की कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ेगी बल्कि विधानसभा की सदस्यता भी उनकी अब रद्द हो जाएगी। बिल्कुल, विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी, 100 करोड़ का जुर्माना होगा और अपने आप में बेहद ऐतिहासिक फैसला है। मेरे ख्याल से ऐसा फैसला अब तक के न्यायिक इतिहास में कभी नहीं आया है। चित्रा, जब मुख्यमंत्री को अपनी गद्दी छोड़नी पड़े, इससे पहले जयललिता को एक बार और सजा हो चुकी है और उन्होंने अपनी जगह एक नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई थी। ये बात 2000 लगभग सन 2000 की होगी, मुझे याद पड़ता है। और इस बार जो उनका कन्विक्शन हुआ है वो शपथ दिलाई थी। ये बात 2000 लगभग सन 2000 की होगी, मुझे याद पड़ता है। और इस बार जो उनका कन्विक्शन हुआ है वो फाइनल कन्विक्शन है और इस फाइनल कन्विक्शन के बाद जयललिता को न केवल गद्दी छोड़नी पड़ेगी बल्कि 100 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। और 100 करोड़ रुपए वो कहां से लाएंगी? 25-25 करोड़ रुपए हर किसी को देने पड़ेंगे। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं जयललिता के लिए। 2011 का वो वक्त जब 234 में से 203 विधानसभा के सदस्य जयललिता की पार्टी से जीत कर आए थे, लेकिन परिस्थितियां किस कदर बदल गई हैं। न सिर्फ जेल जाना पड़ेगा और पूरा का पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राहुल देव जी, अब यहां से अगला सवाल आपसे, जयललिता का अगला कदम अब क्या होने वाला है? क्योंकि तुरंत ही मुख्यमंत्री की कुर्सी न सिर्फ छोड़नी पड़ेगी बल्कि अब आगे वो क्या करेंगी? उनके लिए एक साथ कई ऐसी मुश्किलें हैं जो सामने आकर खड़ी हो गई हैं। देखिए, शायद ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन समय है, सबसे कठिन मौका है। पहली चीज तो जैसा आपने खुद ही बताया कि उनको ये छोड़नी पड़ेगी कुर्सी और साथ ही पहला निर्णय उनको ये करना पड़ेगा कि वो अपनी जगह किसको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाती हैं, किसको अपना उत्तराधिकारी बनाती हैं। ये कठिन सवाल है, टेढ़ा है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इतना बड़ा नेता होता है, अपने लोगों का अपना उत्तराधिकारी चुनना और अपनी जगह पर किसी और को, अपनी कुर्सी पर दूसरे को बिठाना, ये एक बहुत संवेदनशील मसला होता है। वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, पहली बात, जो पूरी तरह से उनके विश्वास का हो, जिससे उनको बाद में भविष्य में आगे चलकर विश्वासघात का या खुद अपनी महत्वाकांक्षाएं जगा लेने का खतरा बिल्कुल ना हो। वो व्यक्ति ऐसा भी होना चाहिए जिसका कोई एक राजनीतिक कद भी हो, जिसका एक थोड़ा राजनीतिक सम्मान हो, ताकि उस पार्टी के और जयललिता के जो अनुयायी हैं उनको ये न लगे कि वो ठगे गए हैं या कोई बहुत हल्के व्यक्ति को वहां बना दिया गया है। बिल्कुल, आपने सही कहा। इसके पहले भी कौशल भी चाहिए, उस व्यक्ति में एक प्रशासनिक कौशल भी चाहिए। तो ये चयन सबसे कठिन होता है और उसके बाद उनको देखना है कि वो अब अगले 4 साल, पहली बात, अगर उनको जेल जानी पड़ती है उससे पहले कि कानूनी कुछ कदम है वो उठाएंगी, निश्चित रूप से अपील की जाएगी। लेकिन अगर उनको जाना पड़ता है तो फिर उनकी पार्टी की राजनीति और उनकी अपनी राजनीति कैसे चलेगी, ये रणनीति उनको बहुत जल्दी से तय करनी होगी। तो ये बहुत कड़ी चुनौतियां उनके सामने हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। और पिछले 5 सालों में हमने देखा है जयललिता की जिंदगी में कितना बड़ा चढ़ाव देखा गया था, जब न सिर्फ 2011 में उनकी पार्टी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ जीती, बल्कि 2014 के इलेक्शन की हम बात करें तो 39 में से 37 सीटें जयललिता की पार्टी को तमिलनाडु में मिली थी। रवि शर्मा का हम रुख करेंगे, सीधे हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। रवि, अब अगला कदम क्या रहने वाला है जयललिता का? देखिए, 4 साल की सजा ने समीकरण बहुत बुरी तरह से विपरीत कर दिया है जयललिता के लिए। अगर ये सजा 2 साल से कम की होती तो उसी कोर्ट से जहां से सजा सुनाई गई है उन्हें जमानत मिल सकती थी, मोहलत मिल सकती थी अपील करने के लिए और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती और 3 साल से कम की सजा होती तो भी उसी अदालत से वो जमानत मांग सकती थी। लेकिन 3 साल से ज्यादा होती तब भी उनकी गिरफ्तारी उनकी तय ही थी और साथ ही साथ उन्हें हाईकोर्ट ही जाना पड़ता। अब क्योंकि सजा 4 साल से ज्यादा की है और वो इस लिहाज से क्योंकि 4 साल के साथ साथ अब जुर्माना भी शुमार है इसमें, तो इसे एक सख्त फैसला, सख्त सजा कहा जाएगा और अब सिर्फ हाईकोर्ट जाने का ही एक विकल्प बचता है। अगर इस 4 साल के दौरान हाईकोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिलती है या वहां से भी सजा पर मोहर लगी रहती है तो फिर जब भी वो बरी होंगी, माफ कीजिएगा, जब भी सजा खत्म करेंगी वो अपनी, उसके 6 साल और बाद तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। यानी 10 साल का एक गहरा अंधकार सीधे सीधे जयललिता के सामने नजर आ रहा है। 10 साल का गहरा अंधकार जयललिता के सामने दिखाई दे रहा है। सीधे न्यूयॉर्क का एक बार फिर से रुख करेंगे। दीपक जी, क्या यहां से अब माना जा सकता है कि दरअसल जयललिता की जिंदगी में, खासतौर से अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, तो अब
उनका ग्राफ लगातार गिरता हुआ चला जाएगा और आगे उनका राजनीतिक भविष्य होगा क्या, इस पर फुल स्टॉप या फिर संकट की स्थिति इस वक्त देखी जाए सिर्फ? नहीं, जय जयललिता की पार्टी जिस तरह की है, जिस तरह की राजनीति वो हमेशा से करती रही है, जिस तरह का वर्चस्व उनका अपनी पार्टी में रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो जेल के अंदर अगर जाती भी हैं, हालांकि उनके पास कई सारे कानूनी विकल्प अभी बचे हुए हैं, कई सारे कानूनी विकल्प अभी खुले हुए हैं, कई सारे बड़े बड़े लॉयर्स की फौज उनके पीछे खड़ी हो सकती है। ये केस बहुत लंबे समय से चले आ रहा था, सुब्रमण्यम स्वामी का केस था और उसके बाद उन्होंने टिप्पणी की है कि मेरा जो स्टैंड है वो विंडिकेट हुआ है, यानी मैं अपने स्टैंड पर सही साबित हुआ हूं। तो जयललिता के बारे में यह कहा जा सकता है कि वो जेल के अंदर से भी अपनी पार्टी चला सकती हैं, इतना वर्चस्व उनका अपनी पार्टी में है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनका पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से खत्म हो गया है। जिस उत्तराधिकारी को चुनेंगी वो भी साष्टांग उनको प्रणाम करेगा। ये कहा जा सकता है कि चरण पादुका रखकर ही जय जयललिता अपने उत्तराधिकारी को चुनेंगी और जो उत्तराधिकारी चुना जाएगा, ये बड़ी साफ बात है कि वो चरण पादुका वाला उत्तराधिकारी होगा। और जय जयललिता के लिए वो एक लड़ाकू महिला है, लड़ते हुए ऊपर चढ़ी हैं और उसी आधार पर उन्होंने अपनी पूरी पार्टी बनाई है। उनकी पार्टी में जो है साष्टांग प्रणाम की परंपरा चित्र हमेशा से रही है और साष्टांग प्रणाम की इसी परंपरा के चलते जय जयललिता का पार्टी के सभी नेताओं में या तो वहां पर फाइनल ऑर्डर उनका चलता है या किसी का नहीं। तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा या उनके पॉलिटिकल करियर पर छोटा सा ग्रहण जरूर लगा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की लड़ाकू महिला जय जयललिता को माना जाता है वो इतनी जल्दी हार जाएंगी या उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। हाशिए पर जरूर चला जाएगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन हार मानने वालों में से वो नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और इसके पीछे दरअसल वजह यह भी है कि 1996 के इलेक्शन में 168 सीटों पर जय जयललिता की पार्टी चुनावी मैदान में थी, जिस वक्त भ्रष्टाचार का ये मामला बहुत ज्यादा उनके ऊपर था और उस वक्त हमने देखा था जयललिता को सिर्फ 168 में से सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें ही मिली थी। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जय जयललिता लौट कर आई और तीसरी बार हमने देखा 2011 में किस तरह से प्रचंड बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई। दीपक जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल इसके साथ मेरा आपसे ये भी है, ओ पनीरसेल्वम को उन्होंने 2001 में कुछ समय के लिए गद्दी जरूर छोड़ दी थी, लेकिन इस बार हमने देखा है नंबर 2 का कोई भी नेता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है AIADMK में। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? देखिए, जयललिता की पार्टी में नंबर 2 कोई नहीं होता। जयललिता का नंबर 2 कभी होगा भी नहीं और जयललिता किसी को नंबर 2 कभी बनाना भी नहीं चाहेंगी। इसीलिए जयललिता के बारे में कहा जाता है कि उनकी पार्टी उनसे ही शुरू और उनसे ही खत्म हो जाती है। इसीलिए जब 2001 का मैंने सबसे पहले सवाल के अंदर जिक्र किया था, 2001 में उन्होंने थोड़े वक्त के लिए अपना एक उत्तराधिकारी चुना था। उसके बाद जब वो कानूनी पचड़ों से मुक्त हो गई थी, उसके बाद उन्होंने खुद अपनी गद्दी या अपना कामकाज पूरी तरह से संभाल लिया था। इस बार भी वो ऐसा ही करेंगी और उनके जो लीगल एडवाइजर्स हैं, उनको जो भी कानूनी सलाह दे रहे होंगे, उनको ये उम्मीद होगी कि जल्दी ही वो बेल पा जाएंगी या उनके कन्विक्शन को रोक लग जाएगी। उनके जो कानूनी सलाहकार हैं वो इसी लाइन पर काम कर रहे होंगे कि कम से कम उनके कन्विक्शन को रोक लग जाए और उनके कन्विक्शन पर अगर रोक लग जाती है तो फिर तो फिर उनको एक बड़ी राहत मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि उनके कानूनी सलाहकार फिलहाल इसी लाइन पर काम करेंगे और हाई कोर्ट जाने की, जैसा रवि हमें बता रहे थे कि हाई कोर्ट से ही उन्हें राहत मिल सकती है, तो हाई कोर्ट जाने की पूरी तैयारी करेंगे। लेकिन अभी अभी जो खबरें यहाँ पर न्यूयॉर्क में आई हैं और जो खबरें हम तक पहुंची है दूसरे सूत्रों के माध्यम से, वो ये है कि तमिलनाडु इस वक्त पूरी तरह से टेंस है और तमिलनाडु के हालात को देखते हुए, बैंगलोर के हालात को देखते हुए जहां पर ये सजा सुनाई गई है, वहां पर एहतियातन सुरक्षा की व्यवस्था को काफी कड़ा कर दिया गया है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु में किस तरह के रिएक्शन इस सजा के बाद होते हैं और जयललिता अगला क्या कदम उठाती हैं इन दोनों